Assalamu alaikum YouTube family, this is 11th part of my essay series and our today's topic is analysis of examiner report. And first of all I would like to tell you कि examiner report होती क्या है। FPSC की वेबसाइट पे हर साल की रिपोर्ट पब्लिश होती है और इस रिपोर्ट में एग्जामिनर्स जो हैं पिछले साल के हुए CS एग्ज़ाम्स में की गई गलतियों को निशानदेही करता है एग्जामिनर। ठीक है कि क्या क्या स्टूडेंट्स ने ब्लंडर्स मारे हैं पेपर में और उनको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए था वाइल डूइंग पेपर। और स्पेसिफिकली क्योंकि ये ऐसे सीरीज़ हैं तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एस्से का बताऊंगी एनालिसिस, अदरवाइज़ ये तकरीबन सब सब्जेक्ट्स के बारे में एनालिसिस रिपोर्ट होती है। एनालिसिस ऑफ एग्जामिनर रिपोर्ट इतना ज़रूरी है कि आपकी सोच है। क्योंकि इसमें एग्जामिनर्स जो हैं और वो भी आम एग्जामिनर नहीं, CSS के एग्जामिनर्स आपकी गलतियों को पॉइंट आउट करते हैं जो कि पिछले साल के कैंडिडेट्स ने की होती हैं। तो इसके एनालिसिस से क्या होगा कि आपको उन गलतियों का पता चल जाएगा और बिफोर हैंड आप वही गलतियां रिपीट करने से गुरेज करेंगे। तो इसलिए नहायत गौर से आपने ये वीडियो देखनी है और इन पॉइंट्स को समझना है और आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, ताकि आप वही वाली गलतियाँ अपने ऐसे में ना दोहराएं और आप ये जहन नशीन कर लीजिए। और डिटेल्स में जाने से पहले एक छोटी सी रिकैप उन लोगों के लिए जो ये फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं और जिन्होंने बाकी की वीडियोस फॉलो अप नहीं की, ताकि उनको बताती चलूँ कि हमने किस तरह से ये ऐसे सीरीज़ का इख्तिताम किया है और किस तरह से हम इसको लेकर चले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एजेंडा बताती चलूँ कि ऐसे सीरीज़ का हमारा क्या रहा है। ये सारे टॉपिक्स आप स्क्रीन पॉज कर लीजिए और देख लीजिए, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम अपनी पूरी ऐसे सीरीज़ को लेकर चले हैं। पार्ट 1 में आपको बताया था बेसिक्स ऑफ एन ऐसे और साथ ही आपको ये भी बता दिया था कि हाउ टू अंडरस्टैंड ऐसे टॉपिक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट 2 में आपको आउटलाइन बनाना सिखाई थी और साथ में एक आउटलाइन लिखवाई भी थी। आपको बताती चलूँ कि इस पूरी ऐसे सीरीज़ में हम एक ही टॉपिक फॉलो करें ताकि एस्पायरेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज ना हो। और उस टॉपिक का नाम है ग्रोइंग पावर ऑफ सोशल मीडिया, प्रोस्पेक्ट्स एंड प्रॉब्लम्स। देन पार्ट 3 में हमने डिस्कस किया था एवरीथिंग अबाउट टॉपिक सेंटेंस एंड थीसिस स्टेटमेंट और मैंने आपको साथ साथ इसके सैम्पल्स भी बताती गई थी। देन पार्ट 4 में मैंने आपको एक्सपोजिशन के बारे में बताया था। पार्ट 5 में आपको डिफरेंट वेज बताए थे इंट्रोडक्शन लिखने के। पार्ट 6 में आपको मैंने डिफरेंट फीचर्स ऑफ ए पैराग्राफ बताया था और पार्ट 7 में मैंने आपको इंट्रोडक्शन लिखवाया था और उसके प्री रिक्विजिट्स बताए थे। और पार्ट 8 में मैंने आपको बॉडी पैराग्राफ्स स्टार्ट करवा दिए थे, क्योंकि बॉडी पैराग्राफ्स एज यू ऑल नो कि बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से मैंने इसको किस तरह से कैटेगराइज किया। पार्ट 8A, B, C, D एंड देन पार्ट 9 में आपको मैंने बताया था हाउ टू साइट रेफरेंसेस इन अ बॉडी पैराग्राफ और पार्ट 10 में मैंने आपको कंक्लूजन लिखवाया भी था और कंक्लूजन होता क्या, लिखते कैसे, ये सब भी बताया था। और आज के टॉपिक में यानी कि एनालिसिस ऑफ एग्जामिनर रिपोर्ट में मैं आपको एग्जामिनर रिपोर्ट का एनालिसिस करके बताऊंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताती चलूँ एग्जामिनर रिपोर्ट आप किस तरह से हासिल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बाकी सब्जेक्ट्स भी होते हैं और चूँकि बाकी सब्जेक्ट्स का मैं नहीं बता पाऊँगी, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आप लोग जाइए, मैं आपको सिखा देती हूँ कि किस तरह से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और आप लोग जाइए और बाकी सब्जेक्ट्स का भी पढ़िए, वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके बाकी सब्जेक्ट्स की तैयारी में। तो सबसे पहले आप गूगल पे गए, देन आपने FPSC लिखा, ठीक है। उसके बाद FPSC की वेबसाइट खुल जाएगी, इसको ज़रा ओपन हो लेने देते हैं। उसके बाद आप ये निशान बना हुआ है ना, ठीक है, ग्रे सा, आप यहाँ पे गए और आप गए एग्जामिनेशन में। यहाँ पे आपने CSS को सिलेक्ट किया, उसके बाद आपने यहाँ पे एग्जामिनर रिपोर्ट को सिलेक्ट किया, ठीक है, फिर ये खुल जाएगा। लेट्स वेट जी। तो ये देखिए यहाँ पर एग्जामिनर रिपोर्ट्स कौन कौन सी मौजूद हैं, 2018 की, 17 की, 16 की एंड 14 की, ठीक है। तो आप ये इसको ओपन करेंगे। इट इज़ टेकिंग टू मच टाइम बट वी हैव टू वेट जी। तो ये देखें ये ओपन हो गई है। जी, तो ये PDF इसका खुल गया। इस तरह से आप ये देखें, इसमें सारे सब्जेक्ट्स मौजूद हैं और आप हर सब्जेक्ट की एग्जामिनर रिपोर्ट इस पूरे डॉक्यूमेंट में पढ़ सकते हैं और 4 सालों की मौजूद है वेबसाइट पे, आप वो जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैंने सिर्फ उन लोगों के लिए ऐसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग की है जिनको जो ज़रा दूर दराज के इलाकों से हैं, जिनको नहीं पता है कि हाउ टू यूज़ इंटरनेट, ताकि उनके लिए आसानी हो जाए।
कि किस तरह से इसको डाउनलोड करना है। देन नेक्स्ट पार्ट में वीडियो के मैं आपको बताती हूँ एग्जामिनर रिपोर्ट का एनालिसिस करके। जी, तो सबसे पहले देख लेते हैं 2018 की एग्जामिनर रिपोर्ट। और चूंकि ये ऐसे सीरीज़ है तो हम सिर्फ ऐसे के सब्जेक्ट को देखेंगे। उसमें एग्जामिनर लिखता है कैंडिडेट्स वर एट देयर बेस्ट इन टॉपिक्स इन्वॉल्विंग क्रिटिकल एंड सब्जेक्टिव अप्रोच in topics like democracy in Pakistan, hopes and hurdles, rule of law, safeguarding human rights and civil liberties during fight against terrorism and corruption. On the other hand, in topics that were of objective nature, global warming, CPAC, reliance on crime knowledge, dull monotony and repetition of stereotypical information was observed. A significant number of the candidates did not have a clear sense of the essentials of a comprehensive essay or the features which differentiate an essay from other form of writing. Candidates must know about the qualities of a standard essay and the standard expected by the commission in the competitive exam. अब इसमें एग्जामिनर क्या कह रहा है? इसमें एग्जामिनर ये कह रहा है कि ऐसे जो टॉपिक्स थे जो सब्जेक्टिव नेचर के थे उनमें तो स्टूडेंट्स ने अच्छा किया, ठीक है, जस्ट लाइक डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, होप्स एंड हर्डल्स, और आगे इसने कुछ मिसालें दी हैं। लेकिन ऐसे टॉपिक्स जो कि ऑब्जेक्टिव नेचर के थे लाइक ग्लोबल वार्मिंग, सी पैक, उसमें क्या किया स्टूडेंट्स ने? क्रैम्ड नॉलेज लिखी। अब क्रैम्ड नॉलेज क्या होती है? रटी रटाई, ठीक है, और एक ही जैसी, डल नॉटनी, और यानी कि सेम जो इन्फॉर्मेशन कहीं से किसी ने कोई नोट्स बने हुए कहीं वेबसाइट पे जिस तरह से CSS टाइम्स वगैरह पे आपको नोट्स मिले हुए मिल जाते हैं, बने हुए सॉरी मिल जाते हैं, ठीक है। और मैं अक्सर फेसबुक पे देख रही होती हूँ इतने ज़्यादा लोगों के स्टेटस होते हैं, जी प्लीज़ नोट्स शेयर कर दें, नोट्स शेयर कर दें। आई डोंट नो वाई एस्पिरेंट्स को समझ क्यों नहीं आता कि किसी के नोट्स लेकर आप नहीं पास कर सकते CSS। यू हैव टू मेक योर ओन नोट्स, ठीक है। आपको अपनी जंग खुद ही लड़नी होती है, कोई और आपके लिए नहीं लड़ता, ठीक है। लेकिन आई डोंट नो वाई कि लोगों को पक्की पकाई खीर में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। खैर, तो यही एग्जामिनर कह रहा है कि क्रैम्ड नॉलेज है, मोनोटनी है, रेपिटेशन है, स्टीरियोटिपिकल इन्फॉर्मेशन है। वो कैसे होगी? जब एक ही नोट्स हैं जो कि ऑनलाइन मौजूद हैं और पूरी आवाम उसी को फॉलो अप कर रही होगी, ठीक है, तो फिर जाहिर है एक जैसे ही नॉलेज जो है वो पेपर में भी रिप्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद एग्जामिनर क्या कहता है कि कैंडिडेट्स को क्लियर सेंस ही नहीं है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव ऐसे होता क्या है और उसके फीचर्स क्या होते हैं। अगर आपको याद हो तो इसी ऐसे सीरीज़ के, अब आई डोंट नो पार्ट 3 या पार्ट 4 में मैंने आपको फीचर्स ऑफ अ गुड पैराग्राफ बताए थे। तो ये एग्जामिनर वही बात कर रहा है कि बच्चों को फीचर्स ही नहीं पता है कि एक पैराग्राफ के होते क्या हैं, ठीक है। वो अकेले अकेले मतलब सेंटेंसेस लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह से पूरा पैराग्राफ की शक्ल नहीं दी होती, ठीक है, अलग अलग सेंटेंसेस लिखे होते हैं और फीचर्स को फुलफिल नहीं किया होता जो कि एक पैराग्राफ लिखने के फीचर्स होते हैं। देन अगेन क्या कहता है क्या कहता है एग्जामिनर? कैंडिडेट्स मस्ट नो अबाउट द क्वालिटीज ऑफ अ स्टैंडर्ड एसे। ये वही बात आ गई कि कैंडिडेट को पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड एसे के क्या क्वालिटीज़ होती हैं। अब क्या होती हैं क्वालिटीज़? उसमें थीसिस स्टेटमेंट होना चाहिए, उसका इंट्रोडक्शन का एक पूरा स्ट्रक्चर होना चाहिए, बॉडी पैराग्राफ्स होने चाहिए, एंड पे कंक्लूजन होना चाहिए, जो चीज़ें आउटलाइन में हैं वो चीज़ें आपके ऐसे में मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। इन सब बातों का आपने ख्याल रखना है। एंड डोंट यू वरी गाइस, मैंने ये सब चीज़ें, ये सब मैंने एरियाज़ अपनी इस ऐसे सीरीज़ में कवर किए हैं। अगर आप ये पूरी ऐसे सीरीज़ देख लेते हैं तो आप समझें कि आपका ऐसे का जो है ना टॉपिक, जो सब्जेक्ट है वो कवर हो गया। लेकिन स्टिल ज़ाहिर है प्रैक्टिस तो आपको खुद करनी है। प्रैक्टिस आप ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे इंशाल्लाह। देन हम नेक्स्ट रिपोर्ट देख लेते हैं। अब 2017 का ऐसे देख लेते हैं एग्जामिनर रिपोर्ट। द स्टैंडर्ड essay was examined on the footing of argumentation, content, language and intellectual signifier। ये सब चीज़ें जिस पे एग्जामिनर आपका essay जो है वो एग्जामिन करता है, ठीक है। The quality and level of critical argumentation on the whole was very poor। यह एग्जामिनर ये कहना चाह रहा है कि जो पिछले इम्तिहान गुजरे हैं उसमें लोगों की जो critical argumentation थी वो बहुत ज़्यादा वीक थी। Most of the candidates were unable to identify the dominant contention in the topics। In most papers content was inadequate and irrelevant। यही गलती करते हैं ना बच्चे कि वो irrelevant content उठा के उसमें पुट कर देते हैं। Most worrying aspect of essays was the wrong use of English language। The sentence structure was glaringly flawed। Moreover, grammatical and spelling mistakes were rife। The intellectual level of essays was mediocre and candidates were unable to even grasp the topic of the essay।
जी। तो वो यही कह रहे हैं कि रॉन्ग यूज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अब रॉन्ग यूज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज क्या होती है? अब होता क्या है, एस्पिरेंट्स नए नए लफ्ज़ सीख रहे होते हैं तैयारी के दौरान, तो जहाँ पे वो लफ्ज़ नहीं भी आ रहा होता उस कॉन्टेक्स्ट में, वो फिर भी उसको लगा देते हैं और फिर वो ज़ाहिर है वो फिर रॉन्ग ही होना यूज़। देन उसके बाद क्या कहा है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं। आप लोग इसीलिए स्पेलिंग मिस्टेक्स को आप लाइट ना लिया करें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये ऐसी गलती है जो कि अनपार्डनेबल है। ठीक है। और उसके बाद मैंने कहा कि इंटेलेक्चुअल लेवल मीडियोकर था। और इंटेलेक्चुअल लेवल कैसे बढ़ेगा आपका, आप सोचें। वो इस तरह से बढ़ेगा जब आप क्वालिटी मटेरियल पढ़ेंगे, जब आप किसी के बनाए हुए नोट्स मतलब क्रैम करेंगे, तो आपका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो वहीं का वहीं रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं। बढ़ता कैसे है? बढ़ता है खुद मेहनत करने से और अच्छी किताबें पढ़ने से। क्वालिटी मटेरियल पढ़िए। जी, अब हम चलते हैं 2016 की एग्जामिनर रिपोर्ट की तरफ और इसको पढ़ते हैं कि एग्जामिनर इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। The performance in English essay was unsatisfactory. Out of the total 9,643 candidates that were appear, a significant majority, 7,841, means 81% failed in the subject. Ideas presented were random. The argument was without any logical reasoning or research-based facts. There were neither coherence nor creativity. The candidates were neither able to build an argument for multiple angles nor substantiated it with facts. The outline of essay was not properly structured. In many answer scripts, aspects mentioned in the outline were not discussed in the essay. तो ये वही पॉइंट्स हैं जो रिपीटेडली मैं आपको इस ऐसे सीरीज़ के दौरान बताती आई हूँ। क्या कि आपने आइडियाज़ रैंडम नहीं देने, आपने जो भी पॉइंट देना है, जो भी आर्ग्यूमेंट देना है, लॉजिकल रीजनिंग की बिना पर देना है, ठीक है। और उसके बाद एक आर्ग्यूमेंट को आपने मल्टीपल एंगल से बताना है, सिर्फ एक एंगल काफ़ी नहीं है। और स्ट्रक्चर अगेन देखें, अगर आप नोट करें तो पैराग्राफ स्ट्रक्चर के बात हर साल के एग्जामिनर रिपोर्ट के एनालिसिस में हुई है, ठीक है। तो अब आप देखें कि ये कितना ज़रूरी है इसको फॉलो अप करना, ठीक है। तो इसमें यही है कि उन्होंने बताया है कि आउटलाइन जो है वो प्रॉपरली स्ट्रक्चर नहीं की गई, जो चीज़ें आउटलाइन में थी वो ऐसे में मौजूद नहीं थी, ठीक है। और मैंने आपको इस ऐसे सीरीज़ के पार्ट 2 में आपको बताया था कि आउटलाइन किस तरह से लिखी जाती है और उसको किस तरह से टैकल किया जाता है। 2014 की एग्जामिनर रिपोर्ट देख लेते हैं। इसमें एग्जामिनर लिखता है, क्वेश्चन पेपर वॉज सेट टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स इन टर्म्स ऑफ देयर कॉन्सेप्चुअल, लिंग्विस्टिक एंड राइटिंग competencies. But common trends observed were lack of conceptual clarity, shallow knowledge of subject, grammatical mistakes, and inappropriate choice of vocabulary and stereotype answers. Majority of the candidates did not follow the norms of confrontational discourse and wrote isolated sentences rather than in cohesive paragraphs. The ability required in CSS is extensive reading, holistic and appreciable performance approach in the subject, but majority lacked these characteristics. अब इसमें एग्जामिनर क्या कह रहा है? इसमें एग्जामिनर ये कह रहा है कि ज़्यादातर गलतियाँ कहाँ पे थीं और पेपर को किस तरह से इवेल्युएट किया जाता है। तो पेपर को इवेल्युएट किया जाता है कॉन्सेप्चुअल लेवल्स पे, लिंग्विस्टिक लेवल पे और राइटिंग कॉम्पिटेंसेस पे, ठीक है। और यही चीज़ें जो कैंडिडेट्स हैं उनकी लैक कर रही थी, ठीक है। उनकी क्लैरिटी नहीं थी, उनकी नॉलेज शैलो थी, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स थी और वोकैबुलरी जो उन्होंने चूज़ की हुई थी वो वहाँ पे सेट नहीं बैठती थी। वही मिस्टेक्स हैं जो रिपीटेडली कैंडिडेट्स कर रहे हैं। अगर वो एग्जामिनर रिपोर्ट को सीरियस लें तो उनको चाहिए कि नेक्स्ट टाइम वो अपनी गलतियाँ रिपीट ना करें। और उसमें साथ उन्होंने ये भी बताया कि एबिलिटीज़ कौन सी रिक्वायर्ड हैं CSS के एग्जामिनेशन में, कि उनकी जो रीडिंग है वो होलिस्टिक हो, ठीक है, और उनकी जो अप्रोच हो वो अप्रिशिएबल हो, ठीक है, ताकि उनमें ये चीज़ें लैक ना करें। तो आई होप कि आप ये चीज़ों का ख्याल रखेंगे एग्जामिनर रिपोर्ट्स के एनालिसिस को देख लेने के बाद। इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक चैनल के बारे में बताना चाहती हूँ जिसका नाम है वेकअप माइंड्स, और ये मेरी एक बहुत ही डियर कोलीग का चैनल है, ठीक है। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग जाएं उनके चैनल को देखें, उनके वीडियोस देखें और उससे कुछ फ़ायदा हासिल करें, क्योंकि ये एक मोटिवेशनल चैनल है
और जैसा कि आप सब जानते हैं, ऑब्वियसली मेरी जो ऑडियंस है वो तो सब CSS एस्पायरेंट्स ही हैं, या उनमें से कुछ PMS एस्पायरेंट्स होंगे, या वो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के को एस्पायर कर रहे होंगे। तो आपको पता है कि जब आप किसी ऐसे इम्तिहान जो कि मुकाबले के इम्तिहान हो उसकी तैयारी कर रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली आपको मोटिवेशन तो चाहिए होती है, और ज़िंदगी को एक नए एंगल से आप देख रहे होते हैं, क्योंकि आपकी एकदम से ग्रोथ हो रही होती है। मैं मेंटल ग्रोथ की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो उसके लिए ये चैनल बहुत ही आपको बेनिफिशियल रहेगा। आप लोग ज़रूर देखें उनकी वीडियोस, ठीक है। माशाल्लाह ये एजुकेटेड भी हैं, ठीक है, और ये जो बात करती हैं ऑथेंटिक बात करती हैं, ऑथेंटिक वे से ये ऑथेंटिक सोर्सेज इस्तेमाल करती हैं, जो भी ये पॉइंट सामने रखती हैं वीडियोस के। तो काइंडली आप लोग ये ज़रूर देखें, और सिर्फ देखें नहीं बल्कि सब्सक्राइब भी करें इनकी वीडियोस, ठीक है। वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू मैंशन हियर कि ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, और मैंने उनसे कोई पैसे नहीं लिए उनकी चैनल को प्रमोट करने के लिए। ये एक्चुअली में बहुत अच्छा चैनल है, और आप लोग बहुत ज़्यादा इससे मोटिवेशन हासिल कर सकते हैं, ठीक है। मैं सिर्फ इसीलिए शेयर कर रही हूँ। तो आई होप यू गाइज एंजॉय दिस चैनल एंड टेक बेनिफिट फ्रॉम इट। थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, जो कि हमारा होगा 12th पार्ट। और मैं आपको टॉपिक अभी बताती हूँ कि हमारा 12th पार्ट का टॉपिक क्या होगा। तो नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी SSAs का पार्ट 12, और उसका टॉपिक होगा पेपर प्रेजेंटेशन टेक्निक्स, जो कि आप लोग में भी इसको लाइट ले लें, बट ऑब्वियसली ये लाइट नहीं है। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपका पेपर दिखना कैसे चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखें, बीइंग ह्यूमन, हम सबको साफ़ सुथरी चीज़ें और प्यारी चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करी होती हैं। तो एग्जामिनर भी इंसान है, ठीक है, तो उसको कोशिश करें इंसानों वाला ही पेपर दें, ठीक है। यानी कि वो बहुत ज़्यादा आप उसमें सब चीज़ें मोनोटोनस ना हों, और सब आपने एक ही पेन से ना लिखा हो, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी, लेकिन मैं आपको सारे पेपर्स की नहीं बताऊंगी पेपर प्रेजेंटेशन, क्योंकि उसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, ठीक है। आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी, बल्कि 2 मैंने ऐसी वीडियोस बनाई हुई हैं बाकी सब्जेक्ट्स की पेपर प्रेजेंटेशन की। इस वीडियो में जो अपकमिंग है उसमें मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे के हवाले से बताऊंगी कि किस तरह से आपने पेपर को प्रेजेंट करना है। तो आई होप कि आपको मेरी ऐसे सीरीज पसंद आ रही होंगी, और आप वीडियोस फॉलो कर रहे हैं। आपके कमेंट से मुझे अंदाज़ा होता है। थैंक यू सो मच फॉर अप्रिसिएशन। और इंशाल्लाह आगे भी वीडियोस आती रहेंगी, लेकिन कंपैरेटिवली कम, क्योंकि आई हैव बिन बिजी इन। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऑलरेडी मैंने बहुत ज़्यादा कवर कर चुके हुए हैं एरियाज CSS के, तो आप वही देख लीजिए, ठीक है। और नई वीडियोस का भी इंतज़ार करिए, मैं इंशाल्लाह बनाती रहूँगी साथ साथ वक्फे वक्फे से। और आपको कोई भी किसी भी किस्म की क्यूरी हो, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं, आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर जवाब देती हूँ, क्योंकि आई लव टू हेल्प पीपल, ठीक है। और डोंट यू वरी, अगर आपको कोई किताब चाहिए, कोई नोट्स चाहिए, हाँ नोट्स तो मैं देने के हक़ में नहीं हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ कि आप खुद बनाएं अपने। लेकिन चलें, अगर आपको कोई बुक चाहिए या कोई मटेरियल चाहिए, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं आपको उस पर भेज दूँगी। तो आप लोग काइंडली मेरा ईमेल एड्रेस जो है वो नोट डाउन कर लीजिए। C फॉर कॉग्निशन, C जो है स्मॉल लेटर वाला, 4 जो है डिजिट वाला, जिससे हम डिजिट 4 लिखते हैं विदाउट एनी स्पेस, ठीक है। C फॉर कॉग्निशन, और कॉग्निशन की स्पेलिंग COGNITION.gmail.com, ठीक है। तो ये मैं स्क्रीन पे भी आपको लिख दूँगी, और ताकि आपको पता चल जाए, और आप लोग उस पर मुझे अपनी क्यूरीज जो हैं वो सेंड कर सकते हैं। आई होप यू विल फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। दुआओं में याद रखिएगा, ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।